हाँ, वो पानी वाला बोतल और हैंकी लेते आओ, मतलब रुमाल। हाँ, हैंकी बना रुमाल। देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और हमेशा चर्चा में बना रहता है, सीधे सीधे प्रश्न ना पूछे। तो इसमें जो तथ्य समाहित हैं, चाहे बिहार से रिलेटेड हो या ओवरऑल देश से रिलेटेड हो, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछता है तो रिलेवेंसी के अनुसार सारे एलिमेंट्स का जो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो उसमें डाल सकते हो और अपने आंसर राइटिंग को एनहेंस कर सकते हो। हरित क्रांति का बेसिकली तात्पर्य क्या है? हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति का मतलब ये होता है कि HYV बीजों का हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज करते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का समावेशन करते हैं, साथ में सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, और क्या करते हैं फिर हम प्रोडक्टिविटी वगैरह हम बढ़ाते हैं कीटनाशक और फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करके। यही है ओवरऑल सारा इंक्लूसिव प्रोसेस, ये कहलाता है हरित क्रांति का प्रोसेस, और इससे जो प्रभाव पड़ता है वो हरित क्रांति। ठीक है। देखो, जब, हाँ, आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत जो है आर्थिक रूप से बिल्कुल ही स्वतंत्र था। चाहे वो व्यापार की दृष्टि से देखें या एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी देखें, क्योंकि जनसंख्या कम थी और उसके अनुसार हो जाता था, ठीक ठाक व्यवस्था हो जाती। ठीक है। और कहीं कोई अकाल वगैरह पड़ता था तो राजतंत्र था, या लोकल जो लैंडर्स थे, मनी लैंडर थे, या जो भी जमींदार वगैरह लोग थे, वो लोग क्या करते थे उस समय, समाज को, सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। बात आ गई समझ में? बाद में हुआ क्या कि बाद में जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो कृषि का विकास आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो हॉरिजॉन्टल विकास हुआ। कहने का मतलब उसका क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अन्न उपजने लगे, लेकिन इसका वर्टिकल विकास नहीं हुआ। ठीक है। मतलब इसमें एरिया तो बढ़ गया जो एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? नहीं बढ़ी, ये डिक्लाइन हो गई। ठीक है। और जो भी राजस्व नीति आई है, रेवेन्यू पॉलिसीज आई हैं गवर्नमेंट की, देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, का मूल जो मेन एम था, जो मूल एम था वो क्या था? राजस्व, अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है। ना कि एग्रीकल्चर में कोई इनपुट दो, टेक्नोलॉजिकल इनपुट दो, किसानों को इनहेंस करो, किसानों को इनपुट के लिए सबसे सब्सिडी दो, पैसा दो, ऐसा कोई ये स्ट्रक्चर नहीं था। उन्होंने सामंतवाद के थ्रू सामंतवाद को बढ़ाया और इसी के थ्रू एग्रीकल्चर को साधने की कोशिश करी, जिसका खामियाजा हम जब आज़ाद हुए तो हम खाने को हमारे पास क्या थे? लाले थे। तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किसको डेडिकेटेड है? एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। और सेकंड से हमारा शिफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे होते जाता है। हम, और अभी वर्तमान में लगभग ये 7 8 दशक लगभग कवर पूरा होने वाले हैं। अभी वर्तमान में एक अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 का जो टोटल अनाज प्रोडक्शन है, ये 3322 लाख टन के लगभग बराबर है। ठीक है। तो हम क्या हैं, अभी हम इतना अनाज उत्पादित कर पा रहे हैं, खुद भी खाते हैं, इसको निर्यात भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, और स्टोरेज की क्षमता ना होने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, और बहुत सारे गेहूं और धान वगैरह बर्बाद हो जाते हैं, तो हम डंप कर देते हैं समुद्र में। ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से हुआ, लगातार सतत प्रयास के वजह से हुआ। MS स्वामीनाथन को भारत में क्या माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि हरित क्रांति क्या है, बिहार में थोड़ा बहुत इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे, ज्योग्राफी में हम अलग से पूरा आयाम के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या है? केवल बिहार का ओरिएंटेशन है। बिहार में हरित क्रांति क्यों नहीं सफलीभूत हो पाया, इसके असफलता के क्या क्या कारण थे, सरकार के द्वारा हरित क्रांति को लागू करने के लिए, यहाँ भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वगैरह के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कि बिहार भी क्या कर रहा है अब, मतलब हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है, कम से कम मक्का वगैरह। ठीक है। तो ऑब्वियस, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, पहले समझ लो, उसके बाद हम लिख लेंगे कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। बिहार में हरित क्रांति होगा, है ना? क्रांति कहां तक सफल हुई है? सरकार द्वारा राज्य में हरित क्रांति को सफल बनाने के प्रयासों की क्या करना है हमें?
व्याख्या करना है, और किसी भी टॉपिक को हम क्या करते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं। ये आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आप पहले फ्रेमिंग करो उसकी, ठीक है। आप इग्नू का कोई भी मटेरियल उठा के देखोगे, ठीक है, इग्नू का कोई भी कंटेंट, मान लीजिए राष्ट्रवाद से संबंधित है, किसी भी तत्व से संबंधित है, एलिमेंट से संबंधित है, विषय वस्तु से, तो पहले वो लोग क्या देते हैं, फ्रेमिंग देते हैं। और आईएएस के बच्चे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, इग्नू के बहुत सारे मटेरियल को क्या करते हैं, रेफर करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो फ्रेमिंग फ्रेमिंग देने से क्या हो जाता है कि आपको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा मिल जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे, हरित क्रांति को डिफाइन करेंगे क्या होता है कृषि में। एक और बात बताओ, बिहार में हरित क्रांति सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी तत्कालीन आरा है। आरा हिले बलिया हिले, गाना नहीं सुने हो तो आरा कहीं हो? पवन सिंह, बताओ। फिर कृषि में हरित क्रांति के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, राज्य में हरित क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करते हुए हम अभी निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं इन सारे तत्वों को, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। कृषि में हरित क्रांति, शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि हरित क्रांति के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे विपणन समर्थन। मान लीजिए हमारा जो प्रोड्यूस है, जो किसान उत्पादित कर रहे हैं अनाज का, हम विपणन ही न कर पाए तो वो उत्पादित करने का कोई क्या है, कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ साथ HYV किस्मों का यूज, संतुलित उर्वरक का उपयोग, कीट प्रबंधन, यंत्रीकृत कृषि, ठीक है, मैकेनाइजेशन करा जा रहा है, मशीनीकरण करा जा रहा है एग्रीकल्चर का। इसके साथ साथ बहुफसली खेती, सिंचाई में सुधार और कृषि ऋण। तो सबसे पहले जो बात हम देखेंगे, यहाँ HYV से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी बीजेस थी। मान लो कि हमारे यहाँ जो पहले कृषि होती थी वो किस तरीके की होती थी, ज्यादा या तो बायो एग्रीकल्चर होता था या नेचुरल फार्मिंग होती थी। बायो फार्मिंग होती थी या नेचुरल फार्मिंग होती थी? दोनों में क्या अंतर है बायो फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में? सर आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ, प्रकृति में जैसे हम किसी भी खाद वगैरह का बाहर से प्रयोग नहीं करते हैं, वो एग्रीकल्चर और मिट्टी की मिट्टी की उर्वरता शक्ति पे ही डिपेंड करता है, फर्टिलिटी पे, कि वो कितना प्रोडक्शन आपको देगी, ठीक है। तो उसके जगह पर चूंकि हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही थी और जनसंख्या का पेट पालने के लिए हमें ऐसी बीज चाहिए जो हाई प्रोडक्टिविटी हो, तो HYV को इसमें क्या करा गया, इंक्लूड करा गया। इसके साथ साथ आप देखोगे अभी पिछले दिनों आप श्रीलंका का वो देखो, केस स्टडी देखो, वहां पे नेचुरल फार्मिंग और बायो फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने को लेके बहुत ज्यादा मच गया। मतलब एक तरीके का कुव्यवस्था मच गई, खाने को लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर की बात करें या नेचुरल फार्मिंग की बात करें, ये एक हद तक ही आपको प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, उसके बाद मतलब प्रोडक्शन दे सकता है, लेकिन उस लेवल का नहीं दे सकता है जिस लेवल का हमारी जनसंख्या बढ़ रही है या उसकी डिमांड है, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं कृत्रिम ये सारी चीजें, उर्वरकों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ इसमें संतुलित उर्वरक की, अब मान लीजिए कि अभी हम ज्योग्राफी में इसको फिर से डिकोड करेंगे कि जैसे आपका जो हरित क्रांति का, प्रथम हरित क्रांति का केंद्र रहा है हरियाणा और पंजाब, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। सैलिनिटी बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है। सैलिनिटी कैसे बढ़ गई है? सैलिनिटी इसलिए बढ़ गई है कि वहां पे खूब ज्यादा पानी क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, छोड़ देते हैं, तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। अधिक खाद वगैरह का यूज कर रहे हैं, एसिडिटी बढ़ गई उसकी। बात है समझ में? तो इसके वजह से क्या, संतुलित उर्वरक का भी इसमें ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ कीट प्रबंधन, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटों के खिलाफ जो है प्रभावी उपायों, नियंत्रण को लागू करना इसमें प्राथमिक कार्य था एक। पहले आप देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले मतलब 4-5 साल पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान में टिड्डों का आक्रमण हो गया, ठीक है। टिड्डों का आक्रमण हो गया तो ये कीट एक बार आते हैं और पूरा फसल जो है रातों रात क्या करते हैं, सफाचट कर देते हैं। या कोई नहीं, मान लीजिए कि ये एक तो प्रकोप हो गया, आकस्मिक प्रकोप हो गया, लेकिन वैसे नॉर्मली भी जो कीट लग जाते हैं, पौधों को खराब कर देते हैं, फसल को खराब कर देते हैं,
उसके लिए भी हरित क्रांति में क्या करी गई, व्यवस्था करी गई। इसके साथ साथ मशीनीकृत कृषि को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मान लीजिए हम ट्रेडिशनल तरीके से, इंडिया जो हमारी एग्रीग्रियन सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल तरीके से हम हल के फाल से खेत की जुताई करते थे, जिसका एक लिमिट है, वो मिट्टी को बहुत गहराइयों तक खोद नहीं सकता है, तो जो उर्वरक मिट्टी है उसको ऊपर नीचे वो करने में ज्यादा सक्षम नहीं है। और बैलों की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, बेचारे वो भी तो जीव हैं, ठीक है ना, उस लेवल का वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। और वहीं मशीनीकरण का मतलब क्या हुआ, मशीनीकरण जैसे गहराइयों तक हम उसको, उसकी खुदाई कर रहे हैं, मिट्टी को पाट रहे हैं सही ढंग से। सिंचाई में भी मशीनीकरण का उपयोग हुआ, तो कुछ ही घंटे में कई बीघा जो है खेत पटाया जा सकता है। पहले क्या होता था, नालियों के थ्रू खेत की पटाई वगैरह होती थी। तो ये सब किया गया इसमें। इसके साथ साथ बहुफसली कृषि आपने देखा होगा। विविध फसल चक्रों से क्या होता है, एक तो विविध फसल उगते हैं और साथ में मिट्टी की उर्वरता भी क्या रहती है, बनी रहती है। ठीक, और इसको ऑलरेडी हमें एमएसपी वाले क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसके साथ साथ सिंचाई में सुधार किया गया। और सबसे बड़ी व्यवस्था, अभी बिहार को देखो या इंडिया को देखो, इंडियन और स्टेट्स की बात मैं नहीं करूं, अगर बिहार की बात करें तो अभी भी किसानों में गरीबी क्या है, ज्यादा है। अभी बिहार में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है बिहार का, परसेंटेज कितना है, 39%। 39% के आसपास है, पहले 52% के बराबर था। अब ये क्या हो गया, 39% या 33%, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग एक बार इसको वो कर लेना, सर्च देख लेना। तो लगभग इतना फीसदी के बराबर है। डैट मीन्स कि अगर ये काम किया जा रहा है तो दूसरे कामों के लिए हमारे पास पैसा नहीं बच रहा है। जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कटौती करके कोई अन्य काम करना हो तो यहाँ की जनता जो है कर रही है। तो इनपुट के लिए ये सारे, ठीक है, हम पहले यहां से शुरुआत करते हैं। आपको उपजाऊ किस्में, संतुलित उर्वरक, कीट प्रबंधन, यंत्रीकृत कृषि, बहुफसली खेती और सिंचाई में सुधार, ये कैसे पॉसिबल है, जब आपके पास इनपुट के लिए क्या हो, इनपुट के लिए मनी हो, पैसा हो। अगर पैसा ही नहीं है तो इन सारे तत्वों का उपयोग आप एग्रीकल्चर में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखा गया कि जो हमारे किसान गरीब हैं उसको सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर दिया जाए, बिजली दिया जाए। हालांकि उसका भी दुरुपयोग हो रहा है आजकल, है ना, मैंने अभी बताया कि अधिक मात्रा में सिंचाई हो रही है, अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, राइट। लेकिन कृषि ऋण आवश्यक है, क्यों, क्योंकि गरीबी है। ठीक है, और ये प्राइमरी सेक्टर का कार्य माना जाता है। तो हमेशा ये आशा रखी जाती है कि सरकार जो है सब्सिडाइज रेट पे बिजली, पानी और उर्वरक वगैरह की, मशीन वगैरह की व्यवस्था करे, ताकि ये पूरा जो चक्र है हरित क्रांति का या फसल उत्पादन का, आए जमाने में जो मतलब हमारे पास टाइम आने वाला है जिसमें हमें पोषण की भी आवश्यकता होगी और बहुत सारे लोगों का पेट पालना भी होगा, तो इसके लिए ये सब सफल हो। तो इसका प्राइमरी इनिशिएशन कहाँ होता है, प्राइमरी स्टेप कहाँ है, एग्रीकल्चर ऋण है। ठीक है, सस्ते रेट पे जो है, इंटरेस्ट रेट पे किसानों को क्या किया जाए, ऋण दिया जाए। किसान जो है लोकल मनी लेंडर के ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि हाई इंटरेस्ट होता है, समय पे ना चुका पाने के कारण क्या करते हैं, उनका जमीनों में हड़प लेते हैं, गहना हड़प लेते हैं। एक तो मैं देखा था हमारे मोहल्ले में भैया थे, किसी को दिए थे पैसा, तो बेचारा नहीं दिया तो उसका साउंड सिस्टम ही उठा के लेके चले आए, अपने घर के छत पे रख के बजाते थे। ऐसी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन सरकार क्या, सरकार यदि सपोर्ट करती है सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। इसके साथ साथ जो लास्ट वाला स्टेप है वो विपणन समर्थन है। मान लो कि हम टमाटर खूब यूज कर लिए, तो हम खा तो कम ही सकते हैं ना, जो एक्स्ट्रा हमारा प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस करके हम उसको स्टोर करें, उसका जैम बना लें, उसकी चटनी बना लें। ठीक है, तो क्या होगा, वो मार्केटिंग में भी काम करेगा और जो भी प्रोड्यूसर को भी लाभ मिलेगा और जो इंडस्ट्री सेक्टर में भी लाभ मिलेगा। तो ये सारे प्रोसेस एक्सक्लूसिव रूप से हरित क्रांति को जन्म देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब इस देखो, थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव बनाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम खींच के बताया, लेकिन जब आप वाइल आंसर राइटिंग आप क्या करोगे, सिंपल चीजें लिखोगे, है ना, ऐसे गोला बना के, और हरित क्रांति को ट्रिगर करने वाले कारक और सारे कारक ऐसे लिखोगे, क्योंकि ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, बात आई समझ में।
अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें सर क्या बिहार में नहीं हो पाई? बिहार में अभी तो सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है, मतलब हरित क्रांति को लाने के लिए, या यूं कहिए कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। बिहार में ये क्यों नहीं सफल हो पाया? तो इसकी असफलता की कारणों को देखोगे तो पहला जो है, एचवाईवी बीज उपयोग को लेके बहुत सारे मिथ क्रिएट किए सोसाइटी में। हम इसको खाएंगे तो और बन जाएंगे, ये हानिकारक है। प्लस बहुत लोगों को मिला भी तो ये, तो कुछ लोग फेंक दिए, कुछ लोग उसे धोके खा गए फिर पिसवा उसवा के गेहूं क्या गए, आटा वाटा पिसवा के खा गए उसको ठेकुआ बना के। ठीक है, तो एक तो सोसाइटल हर्डल ये था, जागरूकता की कमी होना। इसका मतलब क्या है? जागरूकता की कमी थी। सरकार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी ये दर्शा रहा है कि सरकार ने ढंग से इसको क्या किया, प्रचारित प्रसारित नहीं किया, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाया। बात आ रही समझ में कंचन? ठीक है, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाया, जिसकी वजह से एचवाईवी का उपयोग जो है ढंग से नहीं हो पाया। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण जलवायु प्रभाव। आपने कल के मैंने उसमें बताया था कि 28 जिले आउट ऑफ 28 जिले जो हैं क्या है, बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरा जो नॉर्थ बिहार है वो क्या है, फ्लड प्रोन एरिया है, और साउथ बिहार क्या है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो जहां नॉर्थ बिहार काफी ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का बेल्ट है, और विश्व के सबसे फर्टाइल लैंड में से एक पट्टी मानी जाती है ये, कि पूरे भारत को कई सालों तक बैठा के खिला सकती है। बाढ़ के प्रभाव के कारण क्या होता है, लहलहाते खेत भी मतलब पानी के गाल में समा जाते हैं, बेचारे किसान तड़प तड़प के रह जाते हैं। ठीक है, और इसको अभी तक मैनेज नहीं किया। या 8 दशक पूरे होने वाले हैं आजादी के, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, डेडिकेशन की कमी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? डिसीजन ढंग से हम क्या कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं इसको, अ, इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा जो साउथ बिहार है, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। देखो, टॉपिक जो भी पढ़ते हो ना, हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस दूसरे टॉपिक में होता है, अपनी रिलेवेंसी के अनुसार उसको जोड़ते जाओ। साउथ बिहार में क्या है, साउथ बिहार में मौसमी नदियां बहती हैं। ठीक है, एक ही, और स्टोरेज का कोई व्यवस्था नहीं है कि मान लो मानसून में खूब पानी आ गया और फिर धड़ाक से मतलब तुरंत ही बह गया, स्टोरेज की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज पड़ जाती है, गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हो जाती है। एक एक तो सीजन वैसे ही गायब हो जाता है। बात आ रही समझ में? एक तो ये कारण था, ठीक है, सूखा और बाढ़ जैसे कारण। उसके बाद गरीबी, आर्थिक संसाधनों का समर्थन, आर्थिक संसाधनों और समर्थन की कमी। मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि इनपुट क्या है, एग्रीकल्चर इनपुट के लिए पैसा होना चाहिए। और जब पैसा नहीं रहेगा तो आप कहाँ से इनपुट लगा पाओगे, कहाँ से आप ट्रैक्टर खरीद पाओगे? हालांकि सरकार के द्वारा, माफ कीजिएगा जुकाम हो गया है, हीरो हीरा लाल बन के घूम रहा था 2 दिन। ठंडी होता है ना कि जब ठंडी जाती है या ठंडी की शुरुआत हो रही होती है, तो आप क्या करते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, चलो एक चीटर डाल लेते हैं, बस 100 डाल लेते हैं। अब क्या होता है, वो फिर ठंडी लग जाती है। तो गरीबी है, पॉवर्टी है। तो यहाँ पे किसानों के पास क्या है, मशीन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। पंपी सेट खरीदने के लिए जो 5,000 6,000 में मिलता है, वो खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है किसान। ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। गांव में किसी भैया का ट्रैक्टर है तो एक ट्रैक्टर कई सारे लोगों का क्या करता है, खेत जोतता है। ठीक है, और पता चले कि आपकी बारी आते आते फसल 10 दिन आपका पीछे बोया गया, लेट हो गया। तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं? तो गरीबी भी यहाँ के बहुत ज्यादा हर्डल था एक। उसके बाद अशिक्षा, जो भी नई कृषि प्रथाएं थी और प्रौद्योगिकी के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो यहाँ के लोगों के पास नहीं था, और ना ही सरकार ने उस लेवल का प्रयास किया। बात आ रही है समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट समझो और अपने तर्क दो, और तर्कों को जस्टिफाई करने के लिए क्या करना है, आपको डेटा दे देना है बस। आपकी आंसर राइटिंग, आपका टॉपिक पूरा क्या हो गया, तैयार हो गया। बात आ रही समझ में? अगला है कृषि प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने कल बताया था, यहाँ पे 3 मतलब इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है। बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री, और तीसरा क्या बताया था,
तीसरा क्या बताया था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। याद रखा करो, ये 3 इंडस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए चनपटिया और बेतिया में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गया में भी हो रहा है, भागलपुर में भी हो रहा है। कहीं से भी, लेकिन डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे हम रेशम इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? हम झारखंड से मंगा सकते हैं। झारखंड तो हमारा ये मतलब पड़ोसी स्टेट है। भागलपुर में ये जो भागलपुर सिल्क था वो क्या हो गया? वो इंडस्ट्री ही बर्बाद हो गई। भागलपुर वैसे ही नाम नाम मात्र का है, तो पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो हमारे पास क्या था? कृषि उद्योगों की कमी थी, जिसकी वजह से ये असफल रहा। उसके साथ साथ आपको पता है कि 91% यहाँ पे जो किसान है वो क्या है? सीमांत किसान है, छोटे जोताकार हैं। ये सारे इनपुट के लिए यदि आपका जोत ही कम है तो इसका फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण हरित क्रांति की असफलता हो गई, या यूं कहें कि उस लेवल तक जो प्रतिफल मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। अगली बात समझ में? ठीक है। अब देखो, सरकार ने पिछले दिनों बहुत सारे, मतलब कुछ दशकों में सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ पहला हो गया आपका 7 निश्चय योजना, कृषि रोड मैप, जल जीवन हरियाली मिशन, गंगा जल उद्वह योजना। इसका क्या है? साउथ बिहार का जो भी जो ड्रॉट का या पानी की स्कार्सिटी है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये योजना लाई गई है। देखो, योजना को याद करने के लिए, योजना और उसका सेंट्रल थीम किस चीज को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले आई गई है, ये याद होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक उसके जो भी डायमेंशन होते हैं वो भी आपके दिमाग में रहेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन, सिंचाई की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, इनपुट की व्यवस्था करी गई है। जो भी दिक्कतें थी उसको सॉर्ट आउट। देखो, अब यहाँ पे आप मैं कहता हूं बार बार कि इस डीएम बनोगे, कल एडीएम बनोगे, डीएम बनोगे, सचिव बनोगे, अगर उस लेवल तक पहुंचते हो तो जब प्लानिंग में आपका आपका जो सहायता होगा उसमें क्या सब देखोगे, आप लोअर लेवल से एक्सपीरियंस होके जा रहे हो कि सर दक्षिणी बिहार में तो पानी की किल्लत है, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो आप क्या कहोगे? गंगा उद्वह योजना ऐसे कुछ बनाया जाए। किसानों को तो सर पैसा ही नहीं मिल पाता है, तो क्यों ना हम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दें, या रायतू बंधु योजना के तहत उनको सब्सिडी दें इनपुट पे। ठीक है, तेलंगाना में ये योजना चलती है, इनपुट पे ही सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ HYV का जो है, या नए बीजों का की जो आवश्यकता है। ठीक है, नए बीजों की जो आवश्यकता है, जो बीज जलवायु अनुकूलित हो, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो। अब तो हरित क्रांति में एक ये भी आयाम जुड़ गया है। ठीक है, वो उसके लिए क्या करा जाए? मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना वगैरह लाया जाए। तो इन सारे प्रयासों के तहत सरकार के द्वारा हरित क्रांति को, या आए जमाने में हरित क्रांति स्टेप होने वाला है, हरित क्रांति 1, हरित क्रांति 3, क्रांति 4, ये सारी चीजें क्या हो, सफली हो सके। बात आ गई समझ में? क्रिस्टल एंड क्लियर? आओ चलो लिखना शुरू कर दो।